Hello and welcome. Good morning, all of you. Today I will teach you the important topics of politics, the Cold War. In this lecture, I will teach you what is the causes of Cold War, what is the impact of Cold War, and in this lecture, I will teach you and I will clear your all concept, and you should read this carefully, and you should subscribe our channel hash GKSSC hash. Let us start the new topics. तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हम कोल्ड वार के बारे में पढ़ेंगे। उसके रीज़न क्या थे, क्यों कोल्ड वार हुआ, उसके इम्पैक्ट क्या थे, कोल्ड वार होता क्या है, यानी शीत युद्ध, जिसमें ऐसे माहौल था पूरा कि लड़ाई हो सकती है, ऐसे पूरे आसार थे कि लड़ाई होने वाली है, लेकिन वास्तविक में ये लड़ाई नहीं हुई थी, तभी इसको कोल्ड वार कहा जाता है। तो इसका हम पूरे डिटेल्ड 1 बाय 1 पॉइंट एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास करूंगा मैं, और आपने इस लेक्चर को पूरे ध्यान से सुनना है और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना है। अपने मित्र को जोड़ना है, अपने स्टूडेंट्स जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको जोड़ना है इस चैनल से ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ें, क्योंकि इस लेक्चर को बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि कोई भी न्यू टॉपिक अगर बच्चों को पढ़ाना हो तो उसके लिए खुद पहले बहुत तैयारी करना पड़ती है। तो आई होप आपको अच्छी प्रकार से समझ आएगा और मैं हर एक कंसेप्ट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो पहले कोल्ड वार क्या होती है, शीत युद्ध होता है, ठीक है। ये कोल्ड वार किन किन के बीच हुआ था, कौन सी ऐसी कंट्रियां थी, दो ग्रुप्स डिवाइड हुए थे, दो ब्लॉक्स बने थे, वो कौन कौन से ब्लॉक्स थे, तो आज हम सब उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका कारण क्या था, कोल्ड वार क्यों हुआ था। आप जानते हो कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें भी दो गुट में अलग अलग कंट्रीज जो डिवाइड हो गई थी और आपस में उनका जो युद्ध हुआ था, इसमें बहुत सारा नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद फिर भी जो सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक लड़ा, यानी 6 साल लड़ा, 6 ईयर तक लड़ा। तो इसमें भी बहुत भारी नुकसान बहुत सारे देशों को उठाना पड़ा। और इस युद्ध का अंत कैसे हुआ था कि जब यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसने 2 एटॉमिक बम जापान के 2 बड़े शहरों पर फेंके थे, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पर फेंके थे, जिसमें वो जापान की 2 जो सिटीज थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होगी। और उसके बाद भी जो आज भी जनरेशन वहां पे होती है तो उसको वो अच्छी प्रकार से नहीं है, ठीक है। तो उसके जो इम्पैक्ट हैं एटॉमिक बम के वो आज भी वहां पे दिखते हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि एटॉमिक बम के कितने नुकसान हो सकते हैं और उस युद्ध में कितना नुकसान हुआ था। पूरे वर्ल्ड में लड़ी गई थी, पूरे विश्व युद्ध हुआ था। तो उसी कारण से क्या हुआ, जो वर्ल्ड वार चल रहा था तो उसमें सभी कंट्री की इम्पैक्ट हुई थी, पूरी तरह से उनकी इकोनॉमिक्स पर अफेक्ट पड़ा, बैड अफेक्ट पड़ा था।
बुरा प्रभाव पड़ा, जिससे ब्रिटिश आ गई, रशिया आ गई, ठीक है, और जापान तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन उसी समय जो दो कंट्रीज उभर कर जो सामने आई थी और जो ताकतवर बनी, तो बस उन्हीं दो कंट्री के बीच जो कोल्ड वार लड़ा गया। उनकी जो डिफरेंट आइडियोलॉजी थी, तो वो दो कौन 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 सी कंट्री थी आपने याद रखना है कोल्ड वार में। एक थी यूएसए और दूसरी थी यूएसएसआर। इसकी फुल फॉर्म आप सभी जानते हो। यूएसए होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। और यूएसएसआर यानी इसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन सोवियत, सॉरी, हाँ, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रशिया, ठीक है, यानी जिस तो जो वर्ल्ड वार में तभी भी दो ग्रुप्स में पूरा वर्ल्ड जो बटा हुआ था, वो कौन कौन से ग्रुप्स थे? अलाइड पावर और एक्सिस पावर थी, ठीक। अलाइड पावर्स में कौन कौन सी कंट्री थी? यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटिश और फ्रांस थे, ब्रिटेन और फ्रांस थे। और एक्सिस पावर में कौन थे? जर्मनी थी, इटली था और जापान थे। तो आपको पता है कि जो सेकंड वर्ल्ड वार का एंड कैसे हुआ था, कि जब यूएसए ने जापान पर जो एटम बम फेंका था उनके दो बड़े शहरों पर, तो तभी ये जो द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्ति हुई थी। तो इससे जो यूएसए ने जो एटम बम फेंका था उसके कुछ सपोर्टर हैं और कुछ क्रिटिसाइजर हैं। कुछ कहते हैं ये बिल्कुल ठीक किया है, और जो क्रिटिसाइजर हैं वो कहते हैं कि नहीं ये गलत किया है। और जो सपोर्टर हैं तो वो मैंने प्लस से लिखे हैं और जो क्रिटिसाइजर वो माइनस से पॉइंट लिखे हैं। तो अननेसेसरी जापान सरेंडर, अननेसेसरी मतलब ये कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसा करने की, क्योंकि जापान सरेंडर कर चुका था, जहाँ कर रहा था, क्योंकि वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। क्योंकि उसके बाद जो मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर बहुत वीक हो चुकी थी, इसलिए वो सरेंडर करना था। तो ये अटामिक बम फेंकने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इससे जो उन शहरों पर जो बुरा प्रभाव हुआ तो आज भी वहाँ पे दिखता है। लेकिन जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि स्टॉप दी वार एंड अलायंस, ठीक है। इस जो विश्व युद्ध को रोकने के लिए ये करना, ऐसा करना बहुत ज़रूरी था, जो सपोर्टर कहते हैं। तो ये क्या थे? क्रिटिसाइजर और सपोर्टर थे। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? जो डिफरेंट आइडियोलॉजी थी, ठीक है, सॉरी, डिफरेंट आइडियोलॉजी बाद में, पहले हम पढ़ेंगे जो हॉट पॉइंट ऑफ द कोल्ड वार क्या था। हॉट पॉइंट ऑफ कोल्ड वार था कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्ति हुई तो यूएसएसआर को ये डर दर्शाने लगा, यानी ये भय था कि कहीं यूएसए क्यूबान पर अटैक ना कर दे, क्योंकि इंडिया की तरह, जैसे इंडिया का मैप है तो उसके नीचे क्या है? श्रीलंका है, आइसलैंड की तरह। वैसे ही जो यूएसएसआर है उसका जी आइसलैंड की तरह क्या है? वहाँ पे क्यूबान है, ठीक है, क्यूबा या क्यूबान। तो इसलिए अप्रैल 1961 को यूएसएसआर के प्रेसिडेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, कि हम वहाँ पे आर्मी तैनात करेंगे, वहाँ पे मिसाइल जो तैनात करेंगे, ताकि अगर यूएसए वहाँ पे अटैक करे तो हम उनका सामना कर सकें। तो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट कौन थे? निकिता कोशिम। और यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे? जॉन एफ नेडी थे, ठीक है। उस समय ये याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए उन्होंने अपनी आर्मी तैनात कर दी। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद, कुछ सप्ताहों या कुछ समय के बाद, जैसे ही यूएसए के प्रेसिडेंट जॉन नेडी को पता चला, तो उसने
यूएसएसआर को धमकाया कि आप अपनी इस मिलिट्री को पीछे हटा दो, जो अपने मिसाइल लगाई हैं इनको भी हटा दो। तो यूएसएसआर ने ये विचार किया कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, मिसाइल नहीं हटाएंगे, आर्मी नहीं हटाएंगे, तो हो सकता है कि विश्व में जो तृतीय विश्व युद्ध हो सके। तो इससे जो हम दोनों को भारी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने अपनी आर्मी को हटा दिया। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, द हॉट पॉइंट ऑफ कोल्ड वार कहते हैं। ये आपने याद रखना है, ये भी कोल्ड वार के अंदर ही आता है, ठीक है। इसके बाद जो उनकी यूएसए और यूएसएसआर की जो डिफरेंट आइडियोलॉजी पर जो उनकी कोल्ड वार छिड़ गई, तो वो कौन कौन सी आइडियोलॉजी थी वो हम पढ़ेंगे। वो थी कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। अब जैसे आपने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ी हैं, कौन कितनी टाइप्स की इकोनॉमिक्स होती है, जो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट है वो तो अच्छी प्रकार से जानते हैं। जैसे हमारी कैपिटलिज्म आ गई, सोशलिज्म आ गई, ठीक है, कम्युनिज्म आ गई और मिक्स्ड इकोनॉमी आ गई। तो इनमें से दो, जो कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी मीन्स कैपिटलिज्म इकोनॉमी थी, और कम्युनिज्म इकोनॉमी मीन्स कम्युनिज्म इकोनॉमी थी, ठीक है। और यूएसए की कौन सी थी, वो कैपिटलिज्म थी, और यूएसएसआर की कम्युनिज्म। अब कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म क्या होती है? कैपिटलिज्म उस प्रकार की इकोनॉमी होती है जहाँ पे क्या पूरा कंट्रोल निरंतर जो प्राइवेट के हाथ में होता है, जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी बिजनेस का कंट्रोल किसके हाथ होता है? प्राइवेट के हाथ होता है। लेकिन कम्युनिज्म क्या होता है? जिनका कंट्रोल किसके? गवर्नमेंट के हाथ होता है, ठीक है। ये डिफरेंट आपने समझना है। तो वो डिफरेंट आइडियोलॉजी के लेकर आपस में हमेशा उनकी लड़ाई चलती रहती थी। तो जो यूएसए और यूएसएसआर ने, इन्होंने अपनी अलाइज कंट्रीज़ को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। अपनी मित्र जो राष्ट्र थे उनको अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। तो क्यों जोड़ना चाहते थे? क्योंकि आपने ये सुना है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और जिनके पास जितनी अलाइज कंट्रीज थी वो उतना पावरफुल हो सकता था, और वो दूसरे जो ब्लॉक्स था, अदर ब्लॉक्स, उस पर वो जीत हासिल कर सकते थे, विक्ट्री हासिल कर सकते थे। लेकिन वो पूरे वर्ल्ड को दो गुट में डिवाइड करना चाहते थे। उन्होंने आस्ता आस्ता अपने अलाइज कंट्री को अपने साथ ज्वाइन करके वो ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप तक पहुंच गए, ठीक है। तो ये जो पूरा वर्ल्ड था, इसको क्या दो ब्लॉक्स में डिवाइड करना चाहते थे, दो गुट में डिवाइड करना चाहते थे। इसलिए इसको बाइपोलर का नाम दिया गया। क्या दिया था? बाइपोलर का नाम। यानी पोलर आप जानते हो जो है अर्थ के 2 पोल्स होते हैं। इस साइड यूएसएसआर था और इस साइड क्या था? यूएसए था, ठीक है। तो इसलिए तभी इसको क्या कहा जाता है? बाइपोलर वर्ल्ड कहा जाता है। आपने कभी कभी ऐसा किताबों में देखा है, ठीक है। तो जो 2 सुपर पावर्स हुई थी, तो वो कौन सी? यूएसए और यूएसएसआर हुई थी। तो अब ये हम जानना चाहते हैं कि जो इन दोनों के बीच, यूएसए या यूएसएसआर के बीच वार क्यों नहीं हुई? ठीक है, कोल्ड वार तो हुई लेकिन वार नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई? क्योंकि कोल्ड वार में बहस जानते थे कि अगर कोल्ड वार अगर वार होती तो फिर क्या होता कि दोनों आपस में एटॉमिक बम फेंकते और एक दूसरे का एक भारी नुकसान होता, जिनके कारण दोनों को एक भारी नुकसान झेलना पड़ता था और इससे कोई फ़ायदा नहीं होना था। दोनों की इकोनॉमी, वेपन्स डिस्ट्रॉय हो जाने थे। इसलिए उन्होंने ये लड़ाई नहीं लड़ी, और जिसको हम क्या बोलते हैं? लॉजिक ऑफ डेटरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? लॉजिक ऑफ डेटरेंस। मतलब दोनों ने अपना अपना लॉजिक लगाया, अपने ये सोचा विचारा कि कोल्ड वार करने से हमें बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो इसी को लॉजिक, यानी बोथ साइड हैव सम कैपेसिटी, ठीक है। इसका क्या था? बहुत दोनों साइड उनकी ये क्षमता थी कि वह युद्ध कर सकती थी। उनके पास वेपन्स थी, इकोनॉमीज थी, और उनके पास दोनों के पास अलाइज कंट्रीज भी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी युद्ध नहीं किया। तो इसी को क्या हम बोलते हैं?
लॉजिक ऑफ डेटरेंस बोलते हैं। और दोनों ने क्या है, रैशनलाइज और रिस्पॉन्सिबल से इस जो ये डिसीजन लिया इन्होंने ये युद्ध ना करने का, तो ये आपने कंसेप्ट दिया लॉजिक ऑफ डेटरेंस। ये सभी कोल्ड वार के कारण है, ठीक है, रीजन है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे जो इन्होंने अपने अलाइज कंट्री को बढ़ाते हुए कहाँ कहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है। जैसे यूएसएसआर और यूएसए, ये अलग डिफरेंट टू ब्लॉक्स थे, ठीक है, और इनकी आइडियोलॉजी भी डिफरेंट थी। जैसे यूएसएसआर ने अपने अलग कंट्रियों को इकट्ठे करना शुरू कर दिया और यूएसए ने अलग कंट्री को इकट्ठे करना शुरू कर दिया। अब यूएसए ने यूएसएसआर ने ईस्टर्न यूरोप पर की जो भी कंट्री थी उनको अपने साथ मिला लिया और वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज को किसने, यूएसए ने मिला दिया। तो जितनी उनके पास ज़्यादा कंट्री होती थी उतनी उनके पास ज़्यादा पावर्स होती थी, शक्ति होती थी, ठीक है। तो उन कंट्रियों को यूएसए ने एक ट्रीटी साइन की 12 कंट्रियों के साथ, ठीक है। ट्रीटी क्यों की, जब उन्होंने, ट्रीटी क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जो समझौता होता है जिसमें दोनों आपस में एग्री होते हैं। तो वो ट्रीटी की 12 कंट्रीज के साथ, जिसका नाम क्या दिया गया, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या दिया गया, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब किया था, अप्रैल 1949 को दिया था। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए ये बहुत जरूरी है। तो यूएसएसआर ने भी फिर ट्रीटी की। यूएसएसआर कहाँ पीछे रहता था, तो उसने भी एक रिटन एग्रीमेंट किया, ट्रीटी की, और जिसका नाम क्या रखा गया, वर्ड्स पैक्ट रखा गया। तो आपने भी पढ़ा होगा वर्ड्स पैक्ट, ठीक है। और ये यूएसएसआर ने किसके साथ की, विद चाइना और कुवैत के साथ की थी, ठीक है। और बाद में चाइना और यूएसएसआर की आपस में लड़ाई हो गई थी। ये हमने नहीं पढ़ना है, लेकिन हम कोल्ड वार पढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार जो यूएसए ने ट्रीटी करते करते वो कहाँ, साउथ ईस्ट एशिया में पहुंच गया। ईस्ट एशिया की कुछ कंट्रियों के साथ ट्रीटी की और कुछ वेस्ट एशिया के कंट्री के साथ जो ट्रीटी की, वेस्ट एशिया की जो कंट्री थी उनके साथ ट्रीटी की। और जो साउथ ईस्ट की कंट्री के साथ ट्रीटी की गई उनका नाम रखा गया सीटो, SEATO, सीटो, SEATO रखा गया नाम, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और जो सेंट्रल एशिया की कुछ कंट्रियों के साथ ट्रीटी की तो उसका नाम क्या रखा गया, सैटो रखा गया, CATO, सैटो, यानी सेंट्रल एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखना, ये अलग अलग ट्रीटीज की गई, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन उसमें से जो कुछ कंट्री थी एशिया की जो ना तो यूएसएसआर के साथ की और ना यूएसए के साथ की, तो उनका अलग नाम दिया गया। उसका नाम क्या गया था, NAM, नेम आपने सुना होगा, NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मतलब इन्होंने किसी के साथ अलाइनमेंट नहीं की। ये वो कंट्री थी जिन्होंने तभी स्वतंत्रता जो प्राप्त की थी, जैसे इंडिया की, पाकिस्तान की और बहुत सी कंट्रियाँ थी एशिया की। 1947 को इंडिया ने जैसे फ्रीडम हुआ वैसे पाकिस्तान हुआ, तो इन्होंने किसी के साथ ज्वाइन नहीं हुए, ठीक, ना ये यूएसएसआर के साथ और ना यूएसए से। तो इनको क्या दिया गया नाम, नेम दिया गया, क्या, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट दिया गया, ठीक है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर यूएसए या यूएसएसआर को क्या जरूरत थी कि वो अपनी अलाइज कंट्री को अपने साथ क्यों जोड़ना चाहते थे, वो क्यों ट्रीटी कर रहे थे। तो दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि जो अलाइज कंट्री थी वो इन दो ब्लॉक्स के साथ क्यों जोड़ रही थी, क्या कारण था। तो फर्स्ट जो ये कारण था कि यूएसएसआर या यूएसए
अपनी कंट्रीज़ को इसलिए जोड़ना चाहती थी, अपने अलाइज कंट्री को, कि वो है पावरफुल बनना चाहती थी। जैसे मैंने पहले बता दिया आपको, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो नंबर जी आ गया, पहला पावरफुल बनना चाहती, दूसरी इकोनॉमिक रिसोर्सेज मिलते थे, ठीक है। अब जितनी उनके पास अलाइज कंट्री होती थी उसके उतने ही उनके पास सोर्सेज मिलते थे। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग सोर्सेज होते हैं, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज होते हैं या और भी रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो तीसरा क्या फ़ायदा हुआ था कि वो अपनी मिलिट्री या मिसाइल को वहाँ पे तैनात कर सकते थे, डिप्लॉयड कर सकते थे, ठीक है। कि अगर वो भी किसी एनिमी कंट्री के साथ युद्ध करना होता था तभी वो वहाँ पे आर्मी अपनी लगा सकती थी। तो ये तो हुआ इन ब्लॉक्स को क्या फ़ायदा था, सुपर पावर को क्या फ़ायदा था कंट्री को ज्वाइन करने का। अब हम करेंगे उन कंट्रियों को क्या फ़ायदा था, क्योंकि ये सुपर पावर थी, इनके पास बहुत सारे हथियार थे, वेपन्स थे, ठीक है। इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग थी। तो ये जो इनकी अलाइज कंट्री थी उनको ये हेल्प करते थे, जो मित्र कंट्री होते थे, ठीक है। उनको क्या एक्सपोर्ट करते थे, वेपन एक्सपोर्ट करते थे जो उनको हेल्प करते थे डिफरेंट टाइप्स की। तो तभी ये छोटी कंट्रियाँ थी ये इनके साथ क्या ज्वाइन होती थी और इनके ये चमचा बनकर रहते थे, ठीक है, चमचे बनकर। तो ये आज का लेक्चर था हमारा, इसका सेकंड पार्ट कल आएगा या नेक्स्ट लेक्चर आ सकता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जोड़ना है और हमारे यूट्यूब की परिवार को बढ़ाना है। तो ओके, जय हिंद, जय भारत।